रक्त तू सांगा है, रक्त तू सांगा है, सख्त तू ढाल है, भारत कहे वीर तू, मेरा पुत्र प्रताप है। आज हम बात करने वाले हैं उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, जिसने मेवाड़ की धरा पर, मेवाड़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष गौरवान्वित हो उठा। और भारतवर्ष के सभी शिक्षकों को नमन, जिसने भारत के इस महान सपूत को महान बनाने के लिए अपने शब्दों और वक्तव्यों से इसके गुणगान का बखान किया। महाराणा प्रताप वो व्यक्तित्व था जिसके कोई एक आयाम नहीं, कई सारे आयाम है। इसे हम केवल राजा के रूप में ही नहीं जान सकते, ये एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक था। सांप्रदायिक सौहार्द जिसे आज हम हिंदू मुसलमान के रूप में युद्ध करते हैं, ठीक है, लड़ाई करते हैं, जिहाद करते हैं, लेकिन इनके सेना में हकीम का सूरी एक मुसलमान भी था। आज हम जिस चरित्र की बात करते हैं एक राजा के रूप में, इनसे बड़ा चरित्रवान कोई व्यक्ति नहीं था, जिसने अपने दुश्मनों की आई हुई महिलाओं को भी ससम्मान, गलती से उनका पुत्र अमर सिंह उन महिलाओं को अपने पास ले आता है और ससम्मान रूप से महाराणा प्रताप उन्हें वापस उस रहीमदास जी, अब्दुल रहीमदास जी, जहाँ नाम सुना ही होगा आपने, है ना, उनकी बेगमों को उठा के लेके आया था और वापस उन्हें ससम्मान पहुंचाया। तो रहीमदास जी बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में जो बखान करते हैं, और वही बखान आज मतलब उनकी तारीफे के गुणगान गाता है। चरित्र के रूप में ले लो, राजा के रूप में ले लो, प्रशासक के रूप में ले लो, सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में ले लो, और यहां तक कि एक इतना बड़ा राजा, मेवाड़ का राजा, उस दौर में जो एक पिछड़ा वर्ग था, आदिवासी वर्ग था, भील वर्ग था, आज जिस छुआछूत की बात की जाती है ना, जातिगत भेदभाव किया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने भील सेना नायक राणा पूंजा को सेनापति बनाया था, भीलों का राणा पूंजा। तो देख लो, छुआछूत भी उन्होंने खत्म की, है ना, छुआछूत खत्म की उन्होंने। उन्होंने मतलब सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी उन्होंने काम किया और चरित्र के रूप में बहुत बड़े। और अगर हम जैसे आजादी का अवसर मनाते हैं 15 अगस्त 1947, और आजादी का जो अवसर की जो चिंगारी है कि आजादी सबसे जरूरी चीज है, आजादी, इंसान को आजादी बहुत ज्यादा प्रिय चीज है, और आजादी के लिए ही लड़ाई थी ये। अकबर इन्हें अधीन करना चाहता था और ये अपनी जमीन पर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम क्यों अधीन हो भाई, हम क्यों अधीन हो? तो स्वतंत्रता की जो चिंगारी है वो महाराणा प्रताप ने ही जलाई थी, जो आगे रानी लक्ष्मीबाई और 1947 के अंदर हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी इस चिंगारी को बरकरार रखा। तो वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवनी के बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। इनके पिता उदय सिंह जी, अभी हमने बात की है ना, पिता कौन है? राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह, ठीक है। और माता जयवंताबाई, माता जयवंताबाई ये अखेराज सोनगरा जो पाली के हैं उनकी पुत्री थी जयवंताबाई। मेरे शब्दों में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि मायड़ बेटो जने तो एडो जन, है ना। बाकी भारतीय जो आज भारत में बहुत सारे क्राइम देखने को मिलते हैं, जो मतलब बहुत इतने खराब क्राइम कर देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनके लिए कि मायड़ बेटो जने तो एडो जन नहीं तो बांझड़ी रीझे। महाराणा प्रताप हर रूप में, हर आयाम में इनका व्यक्तित्व सर्वांगीण था। और इनकी पत्नी अजबदे पंवार, माता है जयवंताबाई, पत्नी अजबदे पंवार, ये राम रख पंवार की बेटी थी। और अब आप, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो इनका राज तिलक है, जो राज्यरोहण है, जो वो कुंभल गोगुंदा में ही हो गया था, ठीक है। राज तिलक किन्होंने किया? राज तिलक कृष्णदास चुंडावत, सलूम्बर के सामंत है ये।
इन्होंने इसका राज तिलक किया था, कृष्णदास चुंडावत जी ने। देखिए जैसे ही ये राजा बन गए, राजा बनने के बाद अब प्रमुख घटना कौन सी आती है? अकबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और वही जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, वही अब ये सेम ये भी ये प्रोसेस में है कि अब ये मेवाड़ को अधीन करने के लिए अपने कुछ शिष्टमंडल भेजेगा, मेवाड़ को अधीन करने के लिए इसका शिष्टमंडल भेजेगा। तो राज तिलक हो चुका है, राज दरबार। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि जब इनका राज तिलक हो रहा था तब मारवाड़ का एक राजा था चंद्रसेन, वो भी आया था, जिसे आज वर्तमान में भूला बिसरा राजा कहते हैं, और मारवाड़ प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, क्योंकि उसने भी नागौर दरबार में अकबर से विद्रोह करके आजीवन अकबर से विद्रोह ही करता रहा वो भी। इसलिए राव चंद्रसेन को भी हम मारवाड़ की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम जानेंगे वहां पर। फिलहाल हम अभी मेवाड़ में, तो राव चंद्रसेन का भी ध्यान रखना कि वो भी राज तिलक वो दरबार में था, एक महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। तो 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 दूत भेजे, राजा बन गया मेवाड़ का, ठीक है। कब बना? होली के 1572 ईस्वी में राजा बन गया। होली में तो उनके पिता की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 1572 में ही सबसे पहले 4 शिष्टमंडल में सबसे पहला जो शिष्टमंडल आया था वो 1572 ईस्वी में ही आया था, है ना। जलाल खां कोरची, कौन आया था? जलाल खां कोरची आया था। जलाल खां कोरची, ये 1572 ईस्वी में आया, ठीक है। इसके बाद मान सिंह, ये 1573 में आए। बाकी जो तीनों ही है ना, ये जो 4 आए थे, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तीनों ही कब आए? 1573 ईस्वी में आए थे, ठीक है। मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खां कोरची वाक्पटुता में निपुण था, बोलने का बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी था। फिर ये आया, महाराणा प्रताप से बात की कि देखो बहुत मतलब केंद्र की सरकार है, अब हमारे अधीन आ जाओ, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं मिलेगी। लेकिन महाराणा प्रताप, नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र रहूंगा, मना कर दिया। फिर मान सिंह आया, ठीक है, ये तो बच्चा ही था, तो इसने भी अपने बेटे अमर सिंह जी को भेजा। इन दोनों के बीच में अच्छा व्यवहार नहीं रहा, तो मान सिंह चिढ़ करके वापस चला गया, तो गुस्सा था इसके अंदर। भगवंत दास मान सिंह जी के पिता है ना। तो आपको पता है कि भाई अकबर जब आ रहा था तब सांगानेर जयपुर में ही, तब भारमल ने, है ना, भारमल ने अकबर से संधि की थी। पहला राजपूत शासक जो अकबर से संधि करता है, ये मान सिंह का दादा था भारमल। भारमल का बेटा भगवंत दास का बेटा मान सिंह। अब ये पूरा परिवार ही उनकी छत्र छाया में है, ठीक है। और फिर आया टोडरमल। टोडरमल कौन था? टोडरमल इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था टोडरमल, ठीक है, अग्रवाल समाज से है, ठीक है, ये टोडरमल। और ये भी आया था, लेकिन इनकी भी बातें नहीं मानी, किसी की भी बात नहीं मानी। स्वतंत्र पैदा हूं, स्वतंत्र ही मरूंगा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने इन किसी की बात नहीं मानी। तो फिर अब विकल्प क्या है? जब संधि ना हो तो फिर इन्होंने कहा कि युद्ध, तो आ जाओ मैदान में। तो फिर हम मिलेंगे अब हल्दी घाटी में। कहाँ मिलेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा इसकी तारीख कुछ अलग बताते हैं, 21 जून बताते हैं। कितनी बताते हैं? 21 जून 1576 बताते हैं। एक दिन मतलब सॉरी 2-3 दिन बाद में। गर्मी है, देखो जून की गर्मी, जबरदस्त गर्मी है। हल्दी घाटी में पेड़ तो कहाँ है? हाँ हाँ, देखो पास में है। तो देखो सुनो, हल्दी घाटी युद्ध, अब इसके कुछ नाम भी सुन लो कि हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम नाम अबुल फजल की बात करें, तो अबुल फजल क्या कहेगा?
अबुल फजल कहेगा कि खमनोर है ना, खमनोर तहसील में तो है हल्दी घाटी, तो इसलिए इस युद्ध को बोल देगा खमनोर का युद्ध। क्या बोलेगा? खमनोर का युद्ध हुआ। ठीक है। और उसके बाद बदायूनी, बदायूनी तो खुद युद्ध में था, ये तो खुद वहां पर मौजूद था युद्ध के अंदर। ठीक है। और वहां गोगुंदा का युद्ध बोलेगा इसे। क्या बोलेगा? गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, ये तो खुद युद्ध में था वहां पर और डर गया बेचारा बहुत जबरदस्त। और उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, कर्नल जेम्स टॉड क्या बोलते हैं? कर्नल जेम्स टॉड बोलता है मेवाड़ की थर्मोपली। यूनान में एक जगह एथेंस है ना, वहां पर ये युद्ध हुआ था, थर्मोपली और मैराथन वहां पर ही है, जो स्पार्टा और एथेंस, लियोनाइडस, तो इसलिए ये मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा? मेवाड़ की थर्मोपली तो कहा कर्नल जेम्स टॉड ही कहेगा। इस हल्दी घाटी के युद्ध को तो बोलेगा मेवाड़ की थर्मोपली, और इसके बाद एक युद्ध और होगा, है ना, जो मेवाड़ का मैराथन होगा, दिवेर का युद्ध। तो अब शुरू करते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। क्या अकबर खुद आया था इस युद्ध में? किसको भेजा? है ना, मान सिंह को भेजेगा। मान सिंह पहली बार स्वतंत्र सेना नायक बनेगा एक। ठीक है, इससे पहले कभी भी ये स्वतंत्र नेतृत्व इसने कभी किया नहीं, ये पहला इसका अनुभव है युद्ध करने का जिसमें ये स्वतंत्र नेतृत्व करेगा मान सिंह। ठीक है। और महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप की सेना में हमेशा की बात है कि अगर सेनापति कौन बनेगा, सलूम्बर के सामंत बनते हैं, तो कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, कृष्णदास चुंडावत। और ग्वालियर से कौन आए? ग्वालियर से भी आए हैं रामशाह तोमर। रामशाह तोमर ये ग्वालियर से आए थे। ठीक है। और देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की कि भाई एक सांप्रदायिकता था, मतलब सांप्रदायिक स्वाद, जैसे कि एक मुसलमान राजा का सेनापति हिंदू, इधर हिंदू राजा का सेनापति कौन? मुस्लिम, हकीम खां सूरी। कौन है? हकीम खां सूरी। कितना देखो, कितना मतलब जबरदस्त प्रेम है देखो, हकीम खां सूरी, उस दौर को याद करो। ठीक है। और आज की घटनाएं देखो, गला काट रहे हैं ऐसे ही, जबकि हमारे राजा तो कितना प्रेम से लड़ते थे आपस में मिलजुल के, है ना। और आज आज मतलब देखो क्या हो रहा है। ठीक है। और देखो हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी देखो क्या है, इन्होंने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया है। युद्ध के अंदर हरावल कौन होता है? जो सबसे आगे लड़ते हैं। हरावल दस्ते में वो होते हैं जो सबसे, एक चंद्रावल होता है जो पीछे लड़ते हैं, और जो सबसे आगे लड़ते हैं वो हरावल में, उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूरी। ठीक है। और भील सेना नायक राणा पुंजा। कौन थे? राणा पुंजा। ये आपकी राणा प्रताप का एक अष्टदलीय मंडल था, जिसमें एक महत्वपूर्ण मैंने शासक आपको बताया, मान सिंह के साथ में आसफ खां को भी भेजा था। आसफ खां, आसफ खां। ठीक है। अब देखिए, युद्ध के लिए अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों का शिविर बनाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने अपना सैनिक टुकड़ी का शिविर बनाया लैसिंग में। कहां पे बनाया? लैसिंग में। ठीक है। और इन्होंने अपना सैनिक टुकड़ी बनाई थी शिविर मोलेला में। कहां बनाया? मोलेला। ठीक है, नाथद्वारा के पास में ही, इधर राजसमंद में ही है मोलेला, वहां पर इन्होंने अपना अपना शिविर बनाया था। ठीक है। अब देखो, बदायूनी, बदायूनी क्या कहता है? बदायूनी कहता है कि इनके पास 3,000 सैनिक थे और इनके पास 5,000 सैनिक थे। ठीक है। वहीं कवि श्यामल दास जी कहते हैं कि भाई इनके पास में 20,000 थे और इधर 80,000 थे। ठीक है। तो अपन बदायूनी की बात मान लेते हैं कि भाई खुद वहां था ये। ठीक है, 3,000 और 5,000 जो भी थे, लेकिन ज्यादा तो उन्हीं के थे, अकबर के, ज्यादा तो अकबर के ही थे। युद्ध होता है, युद्ध शुरू होता है, और शुरुआती दौर में महाराणा प्रताप की सेना इतना गजब का इनके ऊपर प्रहार करती है कि ये डर जाते हैं, कांप जाते हैं ये, और पूरी संपूर्ण सेना जो इनकी होती है पीछे की ओर भागने लग जाती है वापस, डर के मारे। तब एक सेनानायक आता है, एक सैनिक आता है, मिहतर खां। कौन आता है? मिहतर खां
आता है और मियथर खां बोलता है कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं। तो एक झूठी अफवाह इस मियथर खां ने फैला दी, है ना। तो वापस उनमें हौसला आ गया उनमें, और वापस वो लड़ने के लिए आती है। ठीक है, वापस युद्ध इनका थोड़ा पलड़ा भारी होता है। ऐसे में फिर इनके मतलब युद्ध होते हैं, और अपने सगे संबंधी जब मर रहे होते हैं महाराणा प्रताप के, है ना, तब महाराणा प्रताप को बहुत जबरदस्त का क्रोध आता है। और महाराणा प्रताप उस समय एक व्यक्ति जो भी सामने आता है, उस समय एक व्यक्ति सामने आ गया था, बहलोल खां। बहलोल खां, बहलोल, ये सामने आ गया था। इसको घोड़े समेत काट दिया, बहलोल खां को, इसको घोड़े समेत काट दिया। इतना गजब का क्रोध आया, और फिर सीधा यहां से फिर इन्होंने मतलब इसको मार करके फिर आगे की तरफ बढ़े, और सीधा अपने अपने घोड़े को मान सिंह का जो जो दस्ता था, उस हाथी के ऊपर, जो हाथी था ना, उस हाथी पर उन्होंने अपने घोड़े के पांव रखे और सीधा मान सिंह पर वार किया। लेकिन मान सिंह अपने होदे में छिप गया, और मान सिंह उसका जो मतलब जो हाथी का जो आ, हाथी को जो सारथी था वो मारा गया था। ठीक है, जो महावत खां था वो मारा गया था। ऐसे में फिर घोड़े ने अपने पांव वापस नीचे लिए, तो हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी, उस सूंड से उसके पांव कट गया। ऐसे में चेतक जो था वो घायल हो गया, और चेतक को फिर घायल होने के बाद में इन्हें इस रणभूमि से बाहर निकलना अनिवार्य था। तो ऐसे में फिर ये इस रणभूमि से ये बाहर निकलते, तब इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं कौन? झाला बिदा या झाला माना, ये इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। फिर चेतक वहां पर उस नाले को पार करता है, और वहां पर अपने प्राणों मतलब अपने राजा को पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके उसने अपने प्राण त्यागे थे। वो था घोड़ा चेतक। जानवरों में अगर आप देखो तो जानवर भी युद्ध लड़े थे यहाँ पर। ठीक है, हाथी भी थे यहाँ पर। हाथी में देखो तो प्रताप के पास जो हाथी थे, लूणा प्रसाद और राम प्रसाद। ठीक है, और अकबर के पास जो हाथी थे, ठीक है, गजमुक्त और मर्दाना। मान सिंह इस पर था, मर्दाना के ऊपर। ये हाथी राम प्रसाद जो हाथी है, ये इनके हाथ लग गया, और इसका नाम बदल के क्या कर देंगे? पीर प्रसाद, कि भाई हाँ ये तो मेरे पीर का प्रसाद है। तो ये इनके हाथ लग गया। इनके बारे में, इस हाथी के बारे में भी कहा जाता है, ऐसी दत्तक कहानियां हैं ऐसी, कि पीर प्रसाद ने इनका भोजन भी ग्रहण नहीं किया और अपने प्राणों की आहुति, मतलब इतने ईमानदार थे। मतलब ये क्या है? ये महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व है, जिससे जानवर भी मोहब्बत करते थे। चेतक जब गया तो अपने प्राणों को त्याग किया, बलिचा में छतरी बनी हुई है उनकी। वहां पर उस समय जब एक दुख हुआ, तो एक थोड़ा बहुत सुकून भी मिला कि उनके भाई थे शक्ति सिंह। वो शक्ति सिंह जी उनसे आकर के मिलते हैं, है ना, और शक्ति सिंह जी से उनका प्रेम मिलाप होता है, भरत मिलाप होता है। और कहा जाता है कि शक्ति सिंह जी ने काफी मदद की शायद हल्दी घाटी से युद्ध के उनको बाहर निकालने में, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ये महाराणा प्रताप का यहां तक का संकट भरा जीवन था, सब कुछ खो गया। लेकिन प्रश्न ये आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता क्या? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अकबर जीता क्या? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध अगर मेरी दृष्टिकोण से देखें, या आपकी भी दृष्टिकोण, या किसी भी एक शिक्षक, है ना, तो ये एक मतलब हम अनिर्णायक युद्ध भी कह सकते हैं, है ना, कि इसमें किसी की जीत नहीं हुई थी। लेकिन अकबर की जीत तो बिल्कुल नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अकबर का उद्देश्य ही था कि उसे पकड़ना, उससे अधीनता स्वीकार करवाना। तो उसे अधीनता स्वीकार नहीं करवाई गई थी। और इसके प्रमाण कहां मिलते हैं? इसके प्रमाण हमें यह मिलते हैं कि जब मान सिंह और आसफ खां जब बादशाह अकबर के पास गए और उनको बोला कि हम तो हार कर आ गए, तो बादशाह अकबर ने आसफ खां और मान सिंह को दरबार में आने से मना कर दिया कि तुम कभी दरबार में नहीं आओगे। उनकी ड्योढ़ी बंद करवा दी। और दूसरा ये भी है कि बदायूनी खुद लिखता है अपने, है ना, बदायूनी खुद ये कहता है कि
महाराणा प्रताप की जो सेना चली भी गई थी, उसके बाद जब वो वहां पर शिविर शिविर लगा रहे थे, वो शिविर लगा रहे थे, तब चारों तरफ उन्होंने पूरी दीवार बनाई थी रात में कि वापस कोई अटैक नहीं करते, कि इतना खौफ हो गया था बदायूनी में। तो बदायूनी का डर बताता है कि वो मतलब मतलब बहुत ही जबरदस्त बुरी तरह से वो हारे थे। बदायूनी का खौफ बताता है। और अकबर अकबर का मानसिंह और आसफ खां का दरबार में आना बंद करवाना, ये भी ये बताता है कि हल्दी घाटी का युद्ध वो हारे थे। हल्दी घाटी का युद्ध वो हारे थे। तो अब यहां पर फिर ये भी बताता है कि हल्दी घाटी का युद्ध वो जीते नहीं, क्योंकि अकबर खुद वापस उदयपुर पर आक्रमण करेगा। और उदयपुर पर आक्रमण करके अकबर उदयपुर का नाम क्या रख देगा? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम रख देगा। और यहां के प्रशासक नियुक्त करेगा एक तो जगन्नाथ कछवा। किसको नियुक्त करेगा? जगन्नाथ कछावा। ठीक है, जगन्नाथ कछावा और फखरुद्दीन को। जगन्नाथ कछवा और फखरुद्दीन को इनको नियुक्त करेगा और खुद वागड़ चला जाएगा। अब होता क्या है कि महाराणा प्रताप, इनकी पता है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। तो अब ये कुंभलगढ़ चले जाते हैं और कुंभलगढ़ में रहते हैं। और कुंभलगढ़ में जब ये रहते हैं, तब एक और इनका एक बहुत ही जबरदस्त सेनानायक था इनका, शाहबाज खां। कौन था? शाहबाज खां। इस शाहबाज खां को ये 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजेंगे। 1577 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में और 1579 ईस्वी में। इन तीनों में से केवल इस आक्रमण में वो सफल होगा। सफल हो जाएगा तो यहां से फिर बाद में महाराणा प्रताप आवरगढ़ चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? आवरगढ़, उदयपुर में ही है। ठीक है, और आवरगढ़ में क्या करेंगे? अपनी अस्थायी राजधानी बनाएंगे। अस्थायी राजधानी बनाएंगे। फिर कालांतर में इन्हें, इनकी मतलब सेना काफी कमजोर हो गई है ना, और कुछ धन शेष नहीं रहा। अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहे तो पूरी कायनात आपका सपोर्ट करती है, उसे मिलाने में लग जाती है। तो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता से इतना गजब का प्यार था कि इन्हें मिले भामाशाह। कौन मिले? भामाशाह और ताराचंद। इन्होंने इन्हें 25 लाख रुपए तो केस है ना, और 20 लाख रुपए का सोना है ना, नकद, और ये सोना ये इन्हें दिया। इस धन से तो ये लगभग 12 वर्ष तक 25,000 की सेना रख सकते थे। कितने हजार की? 25,000 की सेना ये रख सकते थे। तो अब ये धन से, इस धन से काफी सुनियोजित तरीके से महाराणा प्रताप ने उपयोग भी किया है ना, बहुत ही शानदार तरीके से इससे मतलब पूरा एकदम संगठित करके अपनी सेना को मतलब मजबूत किया। ठीक है, और आने वाला जो युद्ध होगा, दिवेर का युद्ध है ना, उस दिवेर के युद्ध में इतनी गजब की कुशलता निभाई जाएगी। ठीक है, अमर सिंह का योगदान देखा जाएगा। और शेरपुर नामक एक गांव है ना, वो घटना देखी जाएगी। तो ये सारी बातें, शेरपुर घटना, दिवेर का युद्ध और महाराणा प्रताप का चावंड को राजधानी बनाना और चावंड में कई प्रकार के निर्माण करवाना, चावंड में महलों का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, ये सारी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।